पहले की बालों की क्वालिटी कैसी थी, उसके बाद थिन होने के बाद कैसी थी। आप साफ साफ देखो मेरे थिन हेयर फिर से थिक होने लग गए, बेबी हेयर्स भी अब बढ़ने लग जा रहे हैं। 70 साल 80 साल की उम्र में भी एकदम घने रहते हैं। डैंड्रफ हो रखे थे, आप ये देख सकते हो। 90 डेज के बाद जब आप अपने बालों को छुओगे, जिस दिन आपके थिन हेयर्स थिक होने लग जाएंगे उस दिन आप समझ जाना कि आप अपने बालों को दोबारा बचा के उसको रीग्रोथ भी कर सकते हो। चाहे आपके बाल क्राउन से रीग्रोथ करना हो या फिर आपके बाल टेम्पल एरिया से उसको रीग्रोथ करना है, सब कुछ पॉसिबल हो सकता है अगर आपके बालों ने रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया कि आपके बाल आपको फील होने लग जाए कि मेरे बाल थिक होने लग गए, तो सारा सॉल्यूशन यहीं पे शुरू हो जाने वाला है। अगर आपने मेरा आज तक कोई भी हेयर से रिलेटेड वीडियो देखा है जिसमें मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है, आज इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, मैं प्लीज कह रहा हूं। एक सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि जो आज मैं बताऊंगा शायद दोबारा ना बताऊं। तो मैं आज बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं कि कैसे मैंने अपने थिन हेयर को थिक किया, फिर से मेरे बाल पहले जैसे टीनेज में थे फिर से वैसे हो गए। सो मेरे बाल जेनेटिकली थिन है, मैंने आपको पहले भी बताया है। अभी जैसा आप मेरे बालों का क्वालिटी देख रहे हो सेम वैसा मेरे टीनेज में भी था। आप ये मत समझ लेना कि मेरे थिन हेयर है, नहीं, मेरे जेनेटिकली थिन हेयर है। लेकिन जब मेरा हेयर थिनिंग शुरू हुआ था ना, तब आप साफ डिफरेंस देख सकते हो कि मेरे पहले की बालों की क्वालिटी कैसी थी, उसके बाद थिन होने के बाद कैसी थी। आप साफ साफ देखो। फिर धीरे धीरे मैंने सब कुछ ट्रांसफॉर्म किया, सारा रूटीन बदला, सब कुछ ठीक किया। उसके बाद मेरे थिन हेयर फिर से थिक होने लग गए। मेरे बालों को नजदीक से भी देख लो, सामने में बेबी हेयर से आप देख सकते हो इजिली। सैलून वगैरह में जाता हूँ तो उसको शेविंग कराता हूँ तो बेबी हेयर्स भी अब बढ़ने लग जा रहे हैं। किसी का जो थिक हेयर है जेनेटिकली, उसका थिन होने के बाद ऐसा दिखेगा, फिर और भी वॉश्ड हो जाता है। जब मेरे बाल थिन होना शुरू हुए 20s में, तो मैं समझा कि शायद मेरा जेनेटिक हेयर लॉस हो सकता है, क्योंकि मेरी फैमिली जीन्स बालों की, मैंने पहले ही बताया आपको, बहुत ही ज्यादा खराब है। मेरे फैमिली में बहुत सारे लोगों को हेयर लॉस की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि हेयर फॉल नॉर्मल है, सभी लोगों को होता है। उसके साथ जब हेयर फॉल होता है तो रीग्रोथ भी सभी लोगों को होता है, यानी कि ये नेचुरल प्रोसेस है हेयर फॉल होना, रीग्रोथ होना। और जब आपके बाल झड़ते हैं 100, रीग्रो होने लगे 10, तब धीरे धीरे आपको ये जब लंबे टाइम तक ये प्रोसेस चलता है तो आपको फिर हेयर लॉस दिखना शुरू हो जाता है। तो जब आपके बैलेंस में हेयर फॉल रीग्रोथ होता है तब तक आपके हेयर हेल्दी, एक साइकिल है। बट किन्हीं लोगों का इतना ज्यादा तगड़ा होता है हेयर का जेनेटिक कि चाहे वो ऑयलिंग करे, शैम्पू करे, हाथों में उनके एक बाल भी नहीं दिखता है। एंड ऐसे लोगों का हेयर्स 70 साल 80 साल की उम्र में भी एकदम घने रहते हैं। बट उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर वो दादाजी जो 70 साल की उम्र के हैं वो आपको हेयर टिप्स देने लग जाएं तो उस केयर से आपके बाल बच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि उनके लाइफ में भी स्ट्रेस आता है, उनकी भी डाइट ऊपर नीचे हुई है, सब कुछ हुई है। लेकिन आपकी जब होती है तो आपका बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो जाता है, क्योंकि आपके जेनेटिक बालों का उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। लेकिन उनका आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए उनके लाइफस्टाइल में, लेकिन उनके बाल नहीं झड़े। वो जेनेटिक बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। मैंने आपको पहले भी इन चीज़ों के बारे में बताया है, अपने एक फ्रेंड का एग्जांपल देके कि उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन है, बहुत ज़्यादा अच्छी डाइट नहीं है, स्मोकिंग सब कुछ करता है, फिर भी उसके बाल इतने थिक है कि आप उसके बाल खींचोगे तब भी एक बाल भी आपके हाथ में नहीं आने वाले हैं। आप जेनेटिक हेयर प्रॉब्लम को, जैसा कि मेरा है, मैं नहीं जानता हूँ कि इन फ्यूचर मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन आप बहुत तरीकों से इसको मेंटेन कर सकते हो, जैसे मैं अभी करके रखा हूँ। तो आप अच्छा रूटीन लाइफस्टाइल रखोगे तो आपका इजीली हेयर काफी सालों तक बच सकता है। लेकिन जो मेरा हेयर लॉस हुआ था उसका सबसे बड़ा रीजन था न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। अगर मैं इसे जेनेटिक मान के छोड़ देता तो क्या मेरे बाल बच पाते? बिल्कुल भी नहीं बच पाते। वो चीजें आपको नहीं करनी है। सो जेनेटिक मानने से पहले आपको अपना कुछ न्यूट्रिशनल टेस्ट कराना है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स के कारण भी आपका हेयर लॉस हो सकता है, जो कि मेरे साथ था। अगर आपकी किसी भी चीज की न्यूट्रिशनल विटामिन्स, मिनरल्स की कमी होती है तो ओवरऑल पूरा बॉडी अनबैलेंस हो जाता है, स्ट्रेस वगैरह सब कुछ होने लगता है। एंड हेयर लॉस होने का आपको भी मालूम है कि बहुत सारे रीजंस है। तो आपको अगर जेनेटिक भी हेयर प्रॉब्लम है, आप जान रहे हो कि मेरे फैमिली हिस्ट्री में ये सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने कुछ टेस्ट करवाने हैं, बॉडी चेकअप फुल आप करवा सकते हो। उसके बाद अगर आपके बॉडी में कुछ भी न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी पाई गई तो आप सिंपली सा डाइट से उसे पूरा करो। सप्लीमेंट लो अगर बहुत ज्यादा डिफिशिएंसी है, क्योंकि सप्लीमेंट कब काम आती है? जब आपकी बहुत ज्यादा डिफिशिएंसी है। एंड मैंने अपने एक्सपीरियंस में एक चीज तो अपने मन में समझ लिया है, को अपने हेयर जर्नी, इवन कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आपको सबसे पहले अंदर से अपने पूरे बॉडी को बैलेंस में करना होगा, मेंटेन करना होगा, उसको हेल्दी बनाना होगा। बट अंदर से ऊपर वाली चीजें बहुत कम परसेंटेज में काम आती है। तो इस रूटीन का सबसे पहला स्टेप है कि आपको सबसे पहले अपने काम पे ध्यान देना है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन हाँ, आप जो काम कर रहे हो, चाहे आप स्टडी कर रहे हो, बिजनेस में हो, जॉब में हो, या आपको स्पोर्ट्समैन हो, स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करते हो, स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो, तो सबसे पहले आपको अपने स्पोर्ट्स पे ध्यान देना है। क्योंकि ये जो हेयर की प्रॉब्लम है वो आपकी अकेले
अकेले की नहीं है, पूरे वर्ल्ड में 25% मेल को जेनेटिक हेयर लॉस की प्रॉब्लम है। तो आपको सबसे पहले अपने करियर पे फोकस करना है, क्योंकि आपका हेयर लॉस को रोकना आपका गोल बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आपका गोल होगा करियर बनाना। उसके बाद मैं जो आगे रूटीन बता रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि 70% आप ये ठीक ही करते होंगे, बस 30% और भी थोड़े बहुत इंक्लूड कर लो। उसके बाद आपका लाइफस्टाइल धीरे धीरे ऑटोमेटिक ठीक होने लग जाएगा। सुबह उठ के सबसे पहले मैं 2 ग्लास गुनगुना पानी पीता था बिना कुल्ला किए हुए। तो उससे क्या होता है, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे करने लग जाओगे। एंड अगर आपका हेयर लॉस का कारण जो था वो डाइजेशन था, डाइजेशन इशू के कारण आपका हेयर प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसका सॉल्यूशन वहीं पे हो जाएगा। उसके बाद मैं फ्रेश वगैरह होके आधे घंटे के बाद 20 ml आंवला जूस वही गुनगुने पानी में कप में लेके मैं पीता था। उससे आपको विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिल गया। एंड आंवला का क्या बेनिफिट है आपके बालों के लिए, उसे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको सिंपली सा मेरे डाइट को फॉलो करना है। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो आप फुल डे डाइट के लिए भी आप ये वीडियो देख लेना। एंड मैंने एक 5 सुपर फूड्स पे ये वीडियो बनाई, ये दोनों वीडियो डाइट के लिए आप देख लेना। डाइट से रिलेटेड आपको कोई भी हेयर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके बाद अगर आपका जो हेयर थिन हो रहा है वो डीएसटी के कारण हो रहा है, तो मैंने इस फुल डे डाइट में डीएसटी ब्लॉकर फूड्स बहुत सारी चीजें ऐड करी है जो आपके पूरे हेयर को थिक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। एंड इवन आपका हेयर जो है काफी ज्यादा थिक होने लग जाएगा। उसके बाद हेयर थिनिंग का एक बहुत बड़ा कारण डैंड्रफ भी है, तो आपको अपने डैंड्रफ को क्योर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उस वक्त मैं क्या करता था, सिंपली सा मैंने आपको पहले ही बताया है, नेचुरल 2% शैम्पू यूज करता था जब मेरे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डैंड्रफ हो रखे थे। आप ये देख सकते हो, को नॉर्मल डैंड्रफ है तो आप सिंपली सा इस होम रेमेडीज का भी यूज कर सकते हो। आपको सिंपली सा लेमन और कर्ड को मिक्स करना है, बालों पे लगा के 30 मिनट के लिए छोड़ सकते हो। उसके बाद नॉर्मल पानी से आप इसे वॉश कर लो। एंड ये नेचुरल सबसे बेस्ट तरीका है। एक चीज मैं और बता दूं कि डैंड्रफ का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। डैंड्रफ मुझे भी 4 महीने होते हैं, तो बहुत ज्यादा मैं क्या करता हूँ, डैंड्रफ शुरुआत में ही मैं क्योर कर लेता हूँ, जिससे कि मेरा डैंड्रफ इस लेवल का एक्सट्रीम ना हो कि वो मेरे बालों को ही उड़ा दे। तो इस सिचुएशन तक मैं पहुंचने ही नहीं देता हूँ। बाकी अपने रूटीन में आपको ऑयलिंग एंड शैम्पू तो रखना ही है। बाकी आपका हेयर टाइप कौन सा है वो मुझे नहीं पता है, तो अगर आपका हेयर टाइप मेरी तरह ड्राई कर्ली फ्रीजी है तो आप सिंपली सा ये डिक्टो रूटीन फॉलो कर सकते हो, जो मैं अभी भी कर रहा हूँ। बट जब आपको अपने बालों में ऑयलिंग करना है तो कुछ खास चीजें करनी है। अगर आपके हेयर अभी वीक है एंड बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, बहुत ज्यादा हाथ में चिपक जाते हैं बाल ऑयलिंग के दौरान, जो कि मेरे साथ भी पहले था, तो वो चीज पे आपको डरना नहीं है। आपको आराम से हल्के हाथों से उस वक्त ऑयलिंग करना है, जिससे कि आपके बाल कम से कम टूटे। मैं भी अभी भी ऑयलिंग करता हूं तो इजीली मेरे बाल 6 से 7 बाल मेरे हाथों में आते हैं। तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा हेयर लॉस स्टार्ट है, क्योंकि जब अगर हेयर फॉल हो रहा है तो मेरा ओवरऑल पूरा अच्छा लाइफस्टाइल के कारण मेरे बाल हेयर ग्रोथ भी करते हैं। उसके बाद आपको डेली 30 मिनट वर्कआउट करना है, जिससे कि आपके ओवरऑल बॉडी में पसीना आए, ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन आपका बॉडी का बढ़ जाए, जिससे क्या होगा, जो आप इतनी हेल्दी डाइट ले रहे हो उसका सारा न्यूट्रिशन आपके ओवरऑल बॉडी में अच्छे से पहुंचे, जहां भी आपका हेयर रूट है जड़ तक पहुंचे, जिससे कि आपके बाल थिक होने लग जाए। आपके बाल जड़ से मजबूत हो तो आपको अपने रूटीन में डेली 20 से 30 मिनट वर्कआउट जरूर ऐड करना है। एंड वर्कआउट का मैं एक रूल बता देता हूं, वर्कआउट कभी भी दिन भर में कर सकते हो, उसका कोई टाइमिंग मत रखो। वर्कआउट किसी बाय चांस इस टाइम में छूट गए तो अब अगले दिन ही करना है, नहीं, आपको जब भी टाइम मिले, दिन में, शाम में, रात में, आप कभी भी कर सकते हो। अगर आपका फोकस सिर्फ अपने हेयर पे है, उसके लिए 20 से 30 मिनट वर्कआउट काफी है, अगर आपको बॉडी बिल्डर नहीं बनना है तब। उसके बाद आपको ये ट्राई करना है कि आप डेली कम से कम 6 घंटे जरूर सो। अगर आप लेट में सो रहे हो तब भी आप प्लीज कोशिश करो कि 6 घंटे का बिना डिस्टर्बेंस वाली नींद को मैं कैसे भी पूरी करूं। मैक्सिमम आप आराम से 8 घंटे सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सही स्लीप लोगे तभी जाके आपके ओवरऑल बॉडी में हार्मोन्स जो है बैलेंस में रहेंगे, ओवरऑल बॉडी बैलेंस में रहेगा जब आप अच्छी स्लीप लेते हो। सारी चीज़ों की रिकवरी माइंड शांत होता है तभी होता है। उसके बाद अपने रूटीन में आपका माइंड, आपका स्ट्रेस लेवल जो बढ़ा हुआ है उसको कंट्रोल करना है, तो आप सिंपली सा एक तो वर्कआउट से भी आपका स्ट्रेस लेवल कंट्रोल होगा। उसके बाद जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो है मेडिटेशन। सिंपली सा मैं उस वक्त जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ, उस वक्त मैं वीक में 3 से 4 दिन मेडिटेशन करता था। हाँ, डेली मैं नहीं कर पाता था, लेकिन मैं वीक में 3 से 4 दिन मेडिटेशन करता था। शुरुआत 5 मिनट से की, के बाद मैंने इसे 10 मिनट कर लिया। डेफिनेटली डेली करो, लेकिन वीक में 4 दिन तो जरूर करो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है कि आपको नो फैप को फॉलो करना बहुत जरूरी है। नो फैप क्या है, तो मैंने उस पर स्पेशल वीडियो बना दिया है, तो आप सिंपली सा ये वीडियो देख लेना। एंड जो वीडियो का मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो आप देख लेना, मैं उन सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोई भी चीज को नॉर्मली कर रहे हो, नॉर्मल अपने लाइफ को बैलेंस बना के कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो फैप कोई फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी चीज का एडिक्शन है, ओवर है, तो आप प्लीज, अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है तो ये चीजें 2-4 महीने के लिए स्टॉप करके देखो, आपके ओवरऑल हेयर
जर्नी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। लास्टली लोग मुझसे पूछते हैं हमेशा कमेंट्स इंस्टाग्राम पे कि क्या मैं वीक में एक दिन भी चीट मील नहीं कर सकता, जंक वगैरह नहीं खा सकता, अपना पिज़्ज़ा बर्गर कुछ भी हो गया जो उनको पसंद हो, स्वीट्स पसंद हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वीक में एक दिन आराम से अपने मनपसंद का कोई भी चीट मील कर सकते हो, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा फूडी हूँ एंड मैं भी वीक में एक दिन अपना हेवी चीट मील ज़रूर करता हूँ। लेकिन ये भी चीज़ है कि अगर मैंने 1-2 दिन चीट मील किया हफ्ते के फिर 5 दिन मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हेल्दी डाइट फॉलो करता हूँ। फिर आप देखना जब आप इन चीज़ों को जो ऐसा मैंने बताया डिटो फॉलो करने लग जाओगे, 90 डेज इवन 2 मंथ्स के बाद से ही धीरे धीरे आपके अपने बालों में फ़र्क लगना शुरू हो जाएगा। 90 डेज के बाद जब आप अपने बालों को छुओगे तो आपको ईजिली फ़र्क दिखेगा, क्योंकि 3 महीनों के बाद ही मेरे बालों में बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखना शुरू हो गया था। फिर मेरे जो थिन हेयर है बेबी हेयर्स भी आए, फिर मेरे बाल थिक होना शुरू हो गए, क्योंकि मैं उस वक्त डर्मा रोलर वगैरह भी यूज़ करता था। तो अगर आप डर्मा रोलर वगैरह यूज़ करते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यही थी रियलिटी मेरी। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। थैंक यू।